बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, यूके विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ल में एक बात बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की गई है कि लोगों के पास कई करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है, लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन आपकी इन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को एक्नॉलेज तो करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं देता और आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस चीज़ के ज़िम्मेदार आप लोग खुद ही हैं कि ब्रिटिश हाई कमीशन वेटेज क्यों नहीं देता आपकी प्रॉपर्टीज़ को। तो प्रॉपर्टीज़ तो है 10-10 करोड़ की भी होती है लोगों की, अरब-अरब के पास भी होती है। अच्छा जी, आज तो एक इस मौजू पर बात करेंगे और दूसरा एफबीआर से एक लेटर आपने हर सूरत लाज़मी लेना है, एफबीआर के इदारे से। यूके वीज़ा के लिए वो क्या है वो भी मैं बताऊंगा। और नंबर 3 पर कि कौन सी ऐसी बैंकिंग एक ट्रांजैक्शन है जो कि आपने हरगिज़ हरगिज़ अपने बिजनेस अकाउंट में नहीं करनी, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बेशक आप चैनल सब्सक्राइब ना करें। दूसरी रिक्वेस्ट, व्हाट्सएप पर मुझसे सिर्फ वो लोग रब्ता करें जो मुझसे पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। आधे घंटे की कॉल है, बहुत नॉर्मल चार्जेस होते हैं, हम ज़्यादा चार्जेस नहीं लेते। इस कॉल में आप अपना हर किस्म का केस रिफ्यूज़ल डिस्कस कर सकते हैं, कोई अपील तैयार करवानी है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, अपना फ्यूचर इमिग्रेशन मैटर या वीज़े का मैटर डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, वीज़ा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलहदा पेड सर्विस होगी। तो जी, बगैर वक्त ज़ाया किए जी वीडियो के को स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, बात कर लें प्रॉपर्टी पर। देखिए, प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है, ये इसको वेटेज क्यों नहीं दी जा रही, वो उसकी वजह आप ही है। अब मैं आप जो हैं प्रॉपर्टी को जो है एफबीआर में तो डिक्लेयर करते ही हैं और फिर प्रॉपर्टी डीलर का लेटर लगा देते हैं, वैल्यूएशन लगा देते हैं, वो जो रजिस्ट्री के कागजात होते हैं वगैरह वगैरह, इसको आप लटरम पटरम सारा कुछ कर देते हैं, वो कचरे के डब्बे में जाती है आपके वो सारे कागजात प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से और जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह ओथ कमिश्नर से जो आपने टेस्ट करवाई होती हैं, सिर्फ एफबीआर में जो आपने डिक्लेयर किया होता है उसको थोड़ी सी वेटेज ज़रूर मिलती है। अब इस वेटेज को बढ़ाना है आपने, जो आपने ओवरऑल अपनी ख़ास तौर पर अपनी प्रॉपर्टी को, तो आपने एक काम करना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एफबीआर में तो चले डिक्लेयर करना ही करना है। नंबर 2, आपने एक सर्टिफाइड और वेरीफाइड जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उससे आपने सीए रिपोर्ट बनवानी है। उस सीए रिपोर्ट में आपने अपनी प्रॉपर्टी को हर सूरत डिक्लेयर करना है और इसके अलावा दीगर एसेट्स जो भी हैं जो आपने एफपीआर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किए हुए हैं, वो भी आपने उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट में डिक्लेयर करने हैं। इसका फ़ायदा क्या है वो भी सुन लें। देखें, एफबीआर में तो आपने रजिस्टर्ड कर दिया। अब आपने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट से भी जो है आपने जो चीज़ें डिक्लेयर की होगी, तो एम्बेसी को ये होगा कि ये बंदा एक चीज़ की वेरिफिकेशन दो सर्टिफाइड लोगों से दे रहा है और दोनों दोनों डॉक्यूमेंट की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ रिजेंबलेंस कर रही है, मैच कर रही है। तो इस वजह से जो है आपको जो है ना आपकी प्रॉपर्टी को वेटेज मिलेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट से। चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट इतनी जो है ना वो छोटा डॉक्यूमेंट नहीं है और इसको ये ज़्यादा इस पे पैसे भी नहीं लगते, को 5-10 हज़ार रुपये में आपको एक वेरीफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बना भी देता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो वो आपको फ्री भी ये सर्विस दे सकता है, बस वेरीफाइड अकाउंटेंट होना चाहिए। अच्छा जी, अब तीसरा काम जो है प्रॉपर्टी ओनरशिप के हवाले से आपने ये करना है, जो कि आप लोग करते भी हैं लेकिन उसको अच्छे तरीके से करना है, वो ये है जी कि आपने अपने वीज़ा कवर लेटर में प्रॉपर्टी को अच्छे और बड़े रीज़नेबल तरीके से अपना एसेट शो करना है। आप अपने वीज़ा कवर लेटर में ये कन्विंस करें कि ये मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये पुरानी हैं, काफ़ी पुरानी हैं और मैं इसका अकेला इकलौता वारिस हूँ, तो लिहाजा ये मेरी एक एसेट है, मैं अपने मुल्क के साथ मेरी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं, तो इसको वेटेज मिलनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप वीज़ा कवर लेटर में ओवरऑल आप और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से नैरेटिव कैसे बनाते हैं। जिसके ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छे होंगे वही जो है ना इस चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेगा। अच्छा जी, अब अगर इन 3 तरीकों से, ये जो 3 तरीके हैं एफबीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट
और वीज़ा कवर लेटर। अब आप जब इन 3 चीज़ों में अपनी प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे तरीके से प्रिसाइज़ली बयान करेंगे, तो मुझे उम्मीद है, देखिए 100% गारंटी तो मैं नहीं दे सकता किसी भी चीज़ की। एक गारंटी तो इस चीज़ की भी नहीं है कि कल मेरी ज़िंदगी भी है कि नहीं। तो लेकिन मैं ये एक उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप इस 3 तरीकों को बुरे कार लाएँगे, तो आपको वीज़ा मिलने में काफ़ी ज़्यादा, यूके का वीज़ा मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आपकी प्रॉपर्टी को वेटेज मिलेगी। अच्छा जी, अब बात कर लें उस एक डॉक्यूमेंट की जो आपने हर सूरत एफबीआर के इदारे से, सरकारी इदारे से हासिल करना है। अब वो डॉक्यूमेंट जो है, वो आपको एफबीआर के एडमिन डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए। अब उस डिपार्टमेंट में क्या है, एफबीआर के लेटर हेड पर आपने एक लेटर लेना है, एफबीआर के लेटर हेड पर, प्राइवेट खाली कागज़ पर नहीं। उस एफबीआर के सरकारी लेटर हेड पर आपको एक लेटर मिले, टू हुम इट मे कंसर्न, जिसमें आपका नाम लिखा हो, आपका एनटीएन नंबर लिखा हो, आपका जो बिज़नेस का जो ट्रेडिंग नेम है, जो भी आपका बिज़नेस का नाम है, वो प्रॉपर कैपिटल लेटर्स में लिखा हो, और उसमें ये भी लिखा हो कि जी आप इतने अरसे से रजिस्टर्ड हैं और आप इतने अरसे से टैक्स पेयर हैं हुकूमत पाकिस्तान को। ये लेटर जो है एडमिन डिपार्टमेंट गालिबन आपको इशू करेगा, और ये लेटर आपने हर सूरत लेना है, और ये लेटर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको कोई ना कोई सिफारिश या रेफरेंस, कोई लिंक, कोई सोर्स एफबीआर में ढूंढना होगा। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं और समझेंगे कि ये लेटर क्या है जी, ये क्या है, वो तो हम चार्टर अकाउंटेंट में भी बता रहे हैं जी, आईटीआर में भी बता रहे हैं, तो ये लेटर क्या करेगा। देखें, ये लेटर सरकारी इदारे से आपको मिल रहा है, सरकारी लेटर हेड पर मिलेगा, और इस लेटर में आपने मेक श्योर करना है कि जब ये लेटर इशू हो तो उस पर डेट भी लिखी हो, मुतलका ऑफिसर जो है उसके सिग्नेचर भी हों, और स्टैंप का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये लेटर बहुत अहमियत रखता है, ये आपको जो है वीज़ा दिलवाने में भी एक एक रोल प्ले करता है, आसानी पैदा करता है। अच्छा जी, अब बात कर लें जी उस तीसरे पॉइंट पर, जिसमें यूके में आपने आपने ये काम लाजमी करना है अप्लाई करते वक्त वीज़ा, कि आपके किसी भी बैंक अकाउंट में, चाहे वो बिजनेस बैंक अकाउंट हो या पर्सनल अकाउंट हो, इसमें कैश इन और कैश आउट जो है वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये बात ज़हन में रहे। ये समझ लें कि यूके ने एक असूल बनाया हुआ है कि जी वो कैश ट्रांजैक्शन को जी वो सस्पिशियस में ले आता है। हाँ, अगर इक्का दुक्का अगर हुई है, कोई 2-4 हुई हैं, आपको पेमेंट आई है या पेमेंट आपने किसी को की है, तो उसका जो जब भी वो कैश इन या कैश आउट हो, आपने फ़ौरन ये काम करना है, अपने कंप्यूटर से उसकी रसीद बनाएं, उसकी डिस्क्रिप्शन तैयार करें, और एक्सप्लेन करें डिस्क्रिप्शन में जी कि ये पेमेंट मुझे इस ज़मन में इन हुई है या आउट हुई है, और उसको अपनी एक अलहदा फ़ाइल में लगा के, डेट लगा के, उसको फ़ाइल में डिस्पैच कर दें, अटैच कर दें। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इससे ये होगा कि आपको एक सबूत मिल जाएगा जी, ये ट्रांजैक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा नागज़ीर थी, करना इस वजह से हुई है। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप अपनी वीज़ा प्रोफाइल में अगर इन चीज़ों का ख़्याल रख लें, तो मैं समझता हूँ कि आपको यूके का वीज़ा मिलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, और आपकी जो प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप जो है, उसको उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। अगर आप सीए रिपोर्ट बनवा लें, एफबीआर में भी डिक्लेयर करें, और वीज़ा कवर लेटर में अच्छा नैरेटिव बनाएं। वीज़ा कवर लेटर में नैरेटिव बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं बार बार वीज़ा कवर लेटर का इसलिए कहता हूँ कि लोगों को बनाना ही नहीं आता, लिखना नहीं आता। अब लास्ट टाइम एक साहब ने मुझसे अपना वीज़ा कवर लेटर जो है, गुजरात से उनका तलक था, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रोफाइल शेयर की। अब उनका जो वीज़ा कवर लेटर है, वो सारा वो अपने बिज़नेस के बारे में ही बता रहे हैं जी, कि मेरे बिज़नेस में ये प्रोडक्ट्स हैं, ये है, वो है, मैं ये हूँ, वो हूँ। वो आधे से ज़्यादा 2 डेढ़ से 2 पैराग्राफ बिज़नेस की प्रोडक्ट्स पर ही थे। इतना लेंथी नहीं होता। वीज़ा कवर लेटर को बड़ा प्रिसाइज़ली बयान करना होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स पे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।